नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। आप सभी लोग 100 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें आपको 25 जो है करेंट अफेयर है, ठीक है। इसमें आपके 25 आपके करेंट अफेयर 75 से 100 तक है। तो आप सभी लोग वीडियो का ध्यान से देखिएगा और इसका PDF के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो किसके द्वारा पालन किया गया था? बलबन के द्वारा पालन किया गया था। बलबन किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। अपने राज्य में जो है सिजदा एवं पाबोस प्रथा बलबन के द्वारा ही लागू किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? तो 1/10 होता था। अगर 100 किलो होता था उत्पादन, तो इसमें 10 किलो सिंचाई कर के रूप में फिरोज शाह तुगलक लेता था। फिरोज शाह तुगलक अपने शासन के समय में जो है 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाता है। अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत किस वर्ष की गई? सोच के बताइए आप लोग। अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई? तो 1583 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। अकबर जजिया कर कब समाप्त करता है, इसे नोट कीजिएगा। तो अकबर जो है जजिया कर की समाप्ति 1564 में करता है। अकबर इबादत खाना की स्थापना 1575 में करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा है? मैकियावेली कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे जो है मराठों का मैकियावेली कहा गया है? बहुत ही अच्छा सवाल, आप लोग सोच के बताइए कि मराठों का मैकियावेली किसे बोला जाता है? तो नाना फड़नवीस को, ठीक है, नाना फड़नवीस को। और आपको याद रखना है कि नाना फड़नवीस का जो मूल नाम था बालाजी जनार्दन, इनका मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु, इनका मूल नाम था। जबकि जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। ये पूछा जाएगा कि नाना फड़नवीस को जो है मराठों का मैकियावेली किसके द्वारा बोला गया था? तो जेम्स ग्रांट डफ के द्वारा बोला गया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, जो सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में होता है। और कब होता है? तो 1666 में इनका जन्म पटना में होता है, ठीक है, पटना के पटना साहिब में। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में कोलकाता में किया गया था, ठीक है, कलकत्ता में किया गया था। और आपको याद रखना है कि 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो दास प्रथा का अंत जो है लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल के दौरान किया गया था 1843 में। एक्ट 5 के तहत जो लॉर्ड एलनबरो है इसका शासनकाल 1842 से 44 तक रहता है, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक है इसका शासनकाल 1828 से 35 तक रहता है। और आपको याद रखना है कि 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको याद रखना है कि जब 1857 में विद्रोह हुआ था, तो इस समय आपके ये बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का नहीं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो लॉर्ड कैनिंग रहता है। और भारत का प्रथम वायसराय भी आपके लॉर्ड कैनिंग रहता है, इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो आपके रंपा विद्रोह है इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। और जो रंपा विद्रोह है 1879 से जो है
1922 तक हुआ था। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो रंपा विद्रोह है इसका नेता कौन था, तो सीताराम राजू इसके नेता थे। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, सोच के बताइए आप लोग। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1887 में किया जाता है, और आपको याद रखना है कि ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन में किया गया था, इसे नोट कर लीजिएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि धन के निकासी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है धन के निकासी सिद्धांत दिया गया था, इसे भी नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1857 की क्रांति के दौरान फैज़ाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो फैज़ाबाद में नेतृत्व जो है मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था, मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। और बरेली में आपको याद रखना है, बरेली में जो है खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था बरेली में, जबकि अजीमुल्ला के द्वारा जो है फतेहपुर में किया गया था, फतेहपुर में किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग सोचिए और इसका आंसर बताइए। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो आपको याद रखना है कब स्वीकार किया था, 6 जून 1946 को। ठीक है, जबकि कांग्रेस कब स्वीकार किया था इसे? तो कांग्रेस स्वीकार किया था 25 जून 1946 को, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? भगत सिंह को जो है फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है जी.सी. हिल्टन था, जी.सी. हिल्टन था। आपको याद रखना है कि भगत सिंह जो है पूरे अंग्रेजी साम्राज्य थे उसे हिला दिए थे, तो इसलिए जो है हिल्टन को लाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था उसका नाम हिल्टन था। और इनको जो फांसी है लाहौर जेल में दिया गया था, इनको फांसी जो है लाहौर जेल में दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आपको याद रखना है कि भगत सिंह को जो है शहीद ए आजम बोला जाता है भगत सिंह को। आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। आग का आविष्कार जो है किस काल के दौरान हुआ है? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के दौरान होता है, जबकि पहिया का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से जो है किस स्थान से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो वर्तमान में आपके पाकिस्तान में स्थित है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो कालीबंगा है यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष मिला है। और जो धौलावीरा है इससे वाटर मैनेजमेंट का साक्ष मिलता है। कालीबंगा आपके राजस्थान में है, जबकि धौलावीरा जो है वर्तमान में गुजरात में स्थित है। और हड़प्पा भी आपके वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो दोनों आपके वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और आपको याद रखना है लोथल आपके गुजरात में स्थित है, जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो है किसके दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। और जो बिंबिसार है इसके बारे में याद रखिएगा, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? जो बिंबिसार है इनका संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से इनका संबंध था, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी, नोट कीजिएगा, राजगिरी आपकी राजधानी थी। ठीक है, देखिए कल का वीडियो में आपके मगध साम्राज्य को पढ़ाया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, मगध साम्राज्य कल के वीडियो में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1938 में किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बहुत ही अच्छा सवाल है, सोच के बताइए। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलता है, दूसरा 56 से 61 तक चलता है, ठीक है। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? तो आपको याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है। और कब किया गया है? तो 1959 में किया गया है, 1959 में किया गया, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना ये कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो ये इरडा है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सोच के बताइए। मुंबई है, सोचिए आप लोग, या हैदराबाद है? तो इसमें आपको याद रखना है कि हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद है। और जो इरडा है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1999 में इसकी स्थापना किया गया था, 1999 में। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें से कौन जो आपका है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो देख लीजिए अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है? निगम कर, संपत्ति कर, ये आपके डायरेक्ट कर हैं, जबकि सीमा शुल्क जो है इनडायरेक्ट कर है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आयकर, निगम कर, उपहार इत्यादि जो है आपके प्रत्यक्ष कर हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर कौन कौन है? तो सीमा शुल्क, उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर, ये सारे आपके जो हैं अप्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं मार्शल। नाम क्या उनका है? मार्शल उनका नाम है। जबकि एडम स्मिथ का एक बुक है। कुछ लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का आंसर एडम स्मिथ बता भी दिया होगा, वो गलत है। जो एडम स्मिथ है इनका बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था, जबकि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक है वो मार्शल के द्वारा लिखा गया है। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? तो भोरघाट दर्रा जो है मुंबई और पुणे के बीच में संपर्क मार्ग है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि मुंबई से नासिक के बीच में कौन सा दर्रा है? तो थाल घाट दर्रा है, ठीक है, थाल घाट दर्रा है। जबकि कोयम्बटूर से कोचिंग के बीच में कौन सा दर्रा है? तो पाल घाट दर्रा है, ठीक है, पाल घाट दर्रा है। उसके बाद है कि तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच में कौन सा दर्रा है? तो सेनकोट्टा दर्रा है। सेनकोट्टा दर्रा जो है इसे नोट कीजिएगा। सेनकोट्टा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब कि जो सेनकोट्टा दर्रा है ये मार्ग उपलब्ध कराता है तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच में, ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जो धारला है किसकी सहायक नदी है? सोच के बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है कि धारला जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की और भी सहायक नदी है कुल्सी, ठीक है, मानस, तीस्ता, धनेश्वरी, ठीक है, धनेश्वरी, ये सारे नदियाँ आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। इसे तिब्बत में जो है सांगपो बोला जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, और असम में जैसे ही प्रवेश करता है इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो काजीरंगा अभयारण्य है, काजीरंगा अभयारण्य को दो भागों में कौन बांटता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांटता है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? अच्छा सवाल है कि पंचेश्वर परियोजना जो है किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो आपको याद रखना है भारत और नेपाल के बीच में आपकी संयुक्त परियोजना है। साथ ही आपको याद रखना है कि शारदा परियोजना, कोसी परियोजना और टनकपुर परियोजना, ये तीनों परियोजना भी जो आपके हैं भारत और नेपाल के बीच में स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है?
तो सबसे अधिक जो कोयला भंडार है किसके पास है, किस राज्य के पास में है? तो आपको याद रखना है झारखंड के पास में है। लेकिन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की? तो भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 2000 में किया था, 2000 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है। दक्षिणी सह्याद्री का जो है सर्वोच्च शिखर कौन है? तो कुद्रेमुख है। ठीक है, कुद्रेमुख है। इसकी ऊंचाई 892 मीटर है और आपको याद रखना है कि कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो कालसुबाई हो जाएगा, कालसुबाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आप लोग बोलिए, साथ में बोलिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, जबकि मणिपुर से नहीं गुजरता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो जहाँ से भारत का टाइम मापा जाता है, ये रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आपको याद रखना है ये सुंडा जल संधि जोड़ती है, सुंडा जल संधि जोड़ती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग मैप में देख लीजिएगा। ठीक है। किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो अफ्रीका को जो है मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस मिट्टी का विस्तार, किस मिट्टी का क्षेत्रीय विस्तार भारत में जो है सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मृदा का। ठीक है, जलोढ़ मृदा का। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में स्थित है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपके ये जलोढ़ मृदा है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कहाँ गया? हाँ, जलोढ़ मृदा ये पूरे जो आपके भारत है, पूरे भारत के 45% भूमि पर जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और इसमें आपके पोटेशियम एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसमें धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन इत्यादि फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष जो है ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता कब है? तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1962 में किया गया, 1962 में किया गया है। और साथ ही आपको याद रखना है कि इसरो, ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुआ है? तो 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुआ है। और इसरो अपना रॉकेट कहाँ से प्रक्षेपित करता है? तो इसरो जो अपना रॉकेट है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करता है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करता है। इसे नोट कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसकी स्थापना कब किया गया?
तो इसकी स्थापना 1919 में किया गया, 1919 में किया गया है। और टोटल इसमें 187 मेंबर है, 187 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है। उदय भूमि जो है निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है, तो किसका है, तो KR नारायणन का है, KR नारायणन का है। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें जो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह पुरस्कार जो है 1947 से दिया जा रहा है, 1947 से दिया जा रहा है। रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसका संबंध किस राज्य से है। जो रेणुका झील है इसका संबंध किस राज्य से है, और आपको बता दें कि भारत का सबसे छोटा रामसर भूमि है, भारत का जो है सबसे छोटा रामसर भूमि है, और ये किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी कितने रामसर साइट हैं, अभी कितने रामसर साइट हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो मेयर्स कप है इसका संबंध जो है फुटबॉल से नहीं है, इसका संबंध फुटबॉल से नहीं है, इसका संबंध जो है मुक्केबाजी से इसका संबंध है। जबकि डुरंड कप और रोबर्स कप इसका संबंध फुटबॉल से है। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था। आप सभी लोग सोच के बताइए कि जो ओलंपिक ध्वज है, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था। तो 1920 में जो है प्रथम बार फहराया गया था। और आपको याद रखना है कि ये बेल्जियम में फहराया गया था, बेल्जियम में फहराया गया था। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में जो है आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है, आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत, तो आपको याद रखना है 70वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में। ठीक है, और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पर समझिएगा कौन कौन लोग वोटिंग करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा और जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो आपके यूनियन टेरिटरी है और जहाँ पर आपके विधानसभा है, उनके केवल निर्वाचित मेंबर आपके वोटिंग में भाग लेते हैं। अभी जो है 3 आपके जो यूटी है जिसके विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। और 1/10 अगर मेंबर उपस्थित नहीं है तो बोला जाएगा कि लोकसभा का जो गणपूर्ति है वो पूरा नहीं है। लोकसभा में मिनिमम आपके 55 मेंबर होने चाहिए और राज्यसभा में आपके 25 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच पूर्णतः निषेध है। अगर संसद में सांसद लोग कुछ भी डिस्कशन करते हैं तो उसका न्यायालय जांच नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 122 के तहत। अगर सांसद लोग संसद में लात, घूसा, चप्पल, जूता कुछ भी कर दें तो न्यायालय जांच नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दे, सिर्फ जो जज है उनके खिलाफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, सोच के बताइए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है। तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अगर पूछा जाएगा कि समानता कितने प्रकार के हैं तो 2 प्रकार के हैं, जबकि स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार के, स्वतंत्रता आपके 5 प्रकार के हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था, यूपीपीसीएस में पूछा गया था, एक बार हमने दिया था तो उसमें इस चीज़ को देखा था। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है। कौन सा युग्म आपके सम्मिलित नहीं है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, तो आपके ये गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से लिया है। ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया बोल रहा है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। द्विसदनवाद यूएसए से लिया गया, ये आपके गलत है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ये भी आपके ठीक है। तो इसमें आपके गलत कौन है? तो 1 और 3 आपकी गलत है, 1 और 3 गलत है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में जो है लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? तो लोकसभा में बिहार का कितना सीट है? तो 40 है। राज्यसभा में कितने हैं? तो 16 हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि बिहार में जो है, बिहार में लोकसभा में एससी के लिए कितना सीट आपके आरक्षित है? तो 6 सीट आपके आरक्षित है। कौन कौन सीट आपके आरक्षित है? हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज। और नीचे आइए, सासाराम, गया और जमुई, ये 6 सीट आपके आरक्षित है। जमुई सीट से चिराग पासवान चुनाव अभी जीते हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये फेमस क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1983 में किया गया है और अपना रिपोर्ट जो है 1987 में दिया है। 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? अच्छा सवाल है। 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है बोडो, मैथिली, डोगरी, इन सभी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था, 2003 में हुआ था। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था और इन दोनों में कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अभी तक जो है कितने बार बुलाया गया है? तो अभी तक जो है 3 बार बुलाया गया है। अभी तक जो है 3 बार बुलाया गया है। और किस किस मुद्दे पर बुलाया गया है? तो पहला है दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961, ठीक है। दूसरा है बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 और तीसरा है आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। तो 3 बार अभी तक जो है संयुक्त बैठक बुलाया गया है, ठीक है, से नोट कीजिएगा। और आपको याद रखना जब संयुक्त बैठक होता है लोकसभा और राज्यसभा, तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो अगर हाई कोर्ट के जज हैं तो 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के हैं तो 65 वर्ष में, ठीक है, 65 वर्ष में। तो यहाँ पर पूछा गया है हाई कोर्ट, तो 62 वर्ष हो जाएगा। दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया आप सभी को पता है, तो फेमस क्वेश्चन है। 1985 में इसे पारित किया गया था। इस समय सरकार किसकी थी? तो राजीव गांधी जी की सरकार थी। और आपको याद रखना है इसमें कि जो दल बदल अधिनियम है इसे किस अनुसूची में जिक्र किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। 10वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है और 12वीं अनुसूची में जो है नगर निगम है। इसे नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और आपको याद रखना है कि इसका 4 आपके सब मुख्यालय भी है। ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो एक आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में है, एक महाराष्ट्र के पुणे में है, एक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, और आपके एक जो है तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। और जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में किया गया है। और आपको याद रखना है कि एक आपके जो है ये आपके न्यायिक संस्था है। क्या है? एक आपके न्यायिक संस्था है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आपको याद रखना है रूस में स्थापित किया गया था 1954 में स्थापित किया गया था। बारबरी तथा जमुनापुरी किसके प्रमुख नस्लें हैं? तो ये दोनों आपके बकरी के नस्लें हैं। ठीक है, ये दोनों आपके बकरी के नस्लें हैं। उसके बाद है कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल रेसिस्टेंस क्या होगा? तो रेसिस्टेंस बराबर V² बटे P। तो इसे आप लोग V² मतलब कि 200 गुना 200, ठीक है, और बटा 100 तो काट लीजिए, तो 400, ठीक है, 400 ओम हो जाएगा। तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। कोई भी वस्तु आपके अस्थिर रहना चाहता है, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग होता है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, सब मीटर, मील, सेंटीमीटर। प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का जो वेग है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी खोज सर्वप्रथम जो है रोमर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रोमर के द्वारा, एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा किया गया था। 1676 में किया गया था, 1676 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर काम करता है? जो रॉकेट है किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण नियम पर काम करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेविंग ब्रश के रेशे का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। और साथ ही आपको याद रखना है कि पानी के अणुओं के बीच में जो है ससंजक बल लगता है। पानी के अणुओं के बीच में जो है ससंजक बल लगता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसके दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फोटोन की खोज किसने किया है? तो फोटोन की खोज जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा 1905 में किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि फोटोन का भार तथा द्रव्यमान दोनों आपके शून्य होता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करता है। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? लोहे का कौन जो आपके सबसे शुद्धतम रूप है? तो पिटवा लोहा जो है सबसे शुद्धतम रूप है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 0.4% से 0.8% तक इसमें कार्बन की मात्रा होता है। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पीतल जो है निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। साथ ही आपको याद रखना है कि तांबा एवं टीन मिलने से क्या बनता है? तो कांसा बनता है। तांबा और टीन मिलेगा तो क्या बनेगा? कांसा बनेगा, ठीक है। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ, जो आपके गोताखोर हैं, ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ में जो है हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। और आपको याद रखना है कि जो हवाई जहाज़ है उसके चक्के में हीलियम गैस भरा जाता है। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सुक्रोज के
जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का अपघटन किया जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। तो ए और डी इसका, सॉरी ए, हाँ ठीक है, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटेबा है? किसका वैज्ञानिक नाम जो है ओराइजा सटेबा है? तो धान का। किसका है? धान का है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। जबकि जो मटर है इसका वैज्ञानिक नाम प्यूजम सटाइवा है। प्यूजम सटाइवा है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? इसमें से कौन जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो नारियल के बारे में याद रखिएगा, नारियल जो है पाल्मी कुल का पौधा है। ये आपके पल्मी कुल का पौधा है, ना कि ग्रेमिनेसी कुल का है। जबकि जौ, ज्वार, मक्का ये तीनों आपके ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो इमाइलेज एंजाइम का स्राव जो है अग्नाशय के द्वारा होता है। ठीक है, अग्नाशय के द्वारा होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक मतलब किडनी। ठीक है, ब्रिक मतलब किडनी। किडनी के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो जो किडनी है उसका बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? तो कोर्टेक्स बोला जाता है। और जो भीतरी भाग है मेंडुला बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में आपके 2 किडनी होता है, इसका काम क्या होता है? खून को साफ करना। ठीक है, और इससे यूरिन को बाहर कर देता है कौन? किडनी, ध्यान रखिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो आपकी किडनी है इसका कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। इसका कार्यात्मक इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन है। ठीक है, किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है? किस विटामिन का नाम जो है, किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरोल है, विटामिन ई का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। जबकि विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरोल बोला जाता है। और विटामिन के को फोलिक्विनोन बोला जाता है। फोलिक्विनोन बोला जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो अस्पेरोजोवाइट आपके जो है ये आपके संक्रामक अवस्था है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? संगीत पॉल चौधरी हैं। संगीत पॉल चौधरी हैं। इसके बाद आपके 25 करेंट अफेयर है जो स्पीडी बुक से लिया गया है। तो आप सभी भी लोग उसे ध्यान से देखिएगा। टोटल आपके इसमें 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? तो केरल हाई कोर्ट बन गया है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विघ्नेश एन आर उनका नाम है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रूसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ
BVR सुब्रमण्यम बने हैं, BVR सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ा है? तो अमेरिका के साथ में तोड़ा है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को जो है बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है पश्चिम बंगाल को हराकर। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ऑस्टिन बटलर को मिला है, ऑस्टिन बटलर को मिला है। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है एमबी सुचिंद्र कुमार को, एमबी सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। कौन भारतीय अमेरिकी व्यक्ति यूट्यूब के नए CEO बने हैं, उनका नाम क्या है? तो जो यूट्यूब के नए CEO बने हैं उनका नाम है नील मोहन, नील मोहन उनका नाम है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, उनका नाम क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा, उनका नाम है। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है ग्रेस स्क्रीवेंस को, ग्रेस स्क्रीवेंस को मिला है। इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप लोग सोच के बताइएगा। क्रिकेट के तीनों प्रारूप, तीन प्रारूप क्या क्या होता है? T20, वनडे और टेस्ट, ठीक है। T20, वनडे और टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास एग्लो रेस्टोरेंट खोला गया है? तो किस शहर में खोला गया है? कश्मीर में खोला गया है, ठीक है। ग्लास एग्लो रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया है? तो कश्मीर में खोला गया है। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध जो है किस खेल से इनका संबंध था? तो इनका संबंध फुटबॉल खेल से था। किस देश के ओरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से था। इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहन नामक योजना शुरू की है? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहन नामक योजना शुरू की है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया था, और जो स्थापना हुआ था 1 फरवरी 1977 को स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह बने हैं, ठीक है, अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जर्मनी के द्वारा जीता गया है, ठीक है, जर्मनी के द्वारा जीता गया है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जर्मनी के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है।